स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड कोर्स। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जस्ट ये बताता है कि आपको कहाँ कहाँ पे स्टैंडर्ड कोर्स जो है ज़्यादा अप्लाइड होते हैं, यानी कि ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ठीक है, आगे क्या कहता है, आगे कहता है देखिए, यहाँ पे ना इसने कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम भी दिए हैं कि जहाँ पे जो है ज़्यादा बेटर रहती है। कौन कौन सी है? केमिकल हो गई, ऑटोमोबाइल हो गई, हमारी पेपर हो गई, रबर हो गई, स्पिनिंग, वेविंग, शुगर, फुटवियर, सीमेंट एक्सेट्रा, इस तरह की में ज़्यादा कैपेबल रहती है। ठीक है, बाकी अगर अदर में यूज़ करना है ना, अदर कंपनी में, तो ये बेसिकली यूज़फुल हो सकती है उस चीज़ के जो है कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, फिर उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक सा बता रही हूँ, बस इसके अंदर ऐसा और कुछ खास नहीं है। बस ये यही कहता है कि यहाँ पे ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट करेगी, यानी कि एप्लीकेबल करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको इन इंडस्ट्रीज़ में देगा। अदरवाइज सिर्फ कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए ये कैपेबल होगी बाकी इंडस्ट्रीज़ में। ओके, आगे देखिए, इसने डिफरेंस बताया हुआ है, कर लेते डिफरेंस। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट। पर्पस, ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व्स एज अ टूल ऑफ एक्सरसाइजिंग कॉस्ट कंट्रोल। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है, ये कहता है हमारे जो स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टूडेंट्स वो सर्व एज अ टूल ऑफ एक्सरसाइजिंग कॉस्ट कंट्रोल। ये हमारे कॉस्ट कंट्रोल के तौर पर इसको क्या कर सकता है, हमें सर्व करता है, यानी कि दिखाता है। आगे कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट डज नॉट सर्व एनी कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कोई भी जो है कॉस्ट कंट्रोल को सर्व नहीं करती, यानी कि कॉस्ट कंट्रोल के बारे में वो सोचती ही नहीं है। आगे कहता है नेचर क्या होता है, ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट द शुड बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। शुड बी यानी कि ऐसा हो सकता है कि इतनी कॉस्ट है एक प्रोडक्ट की, बट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इन एन असाइनमेंट, व्हाट कॉस्ट वुड बी, क्या होगी, उस चीज़ को लेके चलता है। आगे कहते हैं यूज़, इस्तेमाल क्या क्या है इसका। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज मेंट टू बी यूज्ड फॉर ए कंसर्न ऑपरेशन ऑन ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर जो है हम जो कॉस्ट प्रिपेयर करते हैं वो कंसर्न ऑपरेशन, यानी कि जो हमने सोच रखा है ना कि ये ऑपरेशन इस बार करना ही है। जैसे सपोज हमारी प्रोडक्शन जो है इस बार जो है 10,000 यूनिट होनी है, तो उस चीज़ के लिए होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट। एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये कहता है मे बी यूज्ड इन एनी कंसर्न ऑपरेशंस ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट सिस्टम। ये कहता है मे बी कुछ एकदम से निकल आए उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ के रिगार्डिंग हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। ओके सर, पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे। आगे कहता है एफिशिएंसी क्या क्या है इसकी। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ यूज्ड एज अ बैरोमीटर ऑफ एफिशिएंसी, यानी कि एक जो कहता है स्केल, उस स्केल के तौर पर जो है उसको यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। ये कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लाइक कॉस्ट इन फ्यूचर एंड कैन नॉट बी यूज टू मेजर एफिशिएंसी। ये कहता है ये इसलिए रखी जाती है ताकि मे बी हो सकता है यूज़ हो जाए, हो सकता है ना हो, ये कोई भी हमारा क्या है किसी भी चीज़ की मेजरमेंट नहीं करती। आगे कहता है यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। ये कहता है स्टैंडर्ड्स आर एक्सप्रेस्ड बोथ इन टर्म ऑफ मनी एंड क्वांटिटी, दोनों में एक्सप्रेस करता है, क्वांटिटी में भी और किस में, मनी में भी। ठीक है, आगे क्या कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट में कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये सिर्फ मॉनेटरी में करेगा, क्वांटिटी में नहीं बताएगा आपको। ठीक है, आगे कहता है एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूजुअली इनक्रप्टेड इनटू द अकाउंट फॉर विच वेरिएंस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्ट एज सर्टेन। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट यूजुअली क्या होता है, इनकॉर्पोरेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा लागू नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ किस लिए होता है, बेसिकली ताकि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो है एक्चुअल कॉस्ट से मेज़र कर सको। ठीक है, आगे कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये कहता है एस्टिमेटेड कॉस्ट इज यूज्ड एज स्टैटिस्टिकल डाटा ऑफ कंपेयरिंग विद एक्चुअल फिगर, सच कॉस्ट इज नॉट एंटर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ये कहता है इन कॉस्ट को अकाउंट्स की बुक में इंक्लूड नहीं किया जाता, ये एक स्टैटिस्टिकल डाटा स्टूडेंट्स जो कोऑपरेट किया जाता है। ठीक है, आगे कहता है एक्यूरेसी, यानी कि कितनी सही होती है वो चीज़ें। इट इज़ मोर एक्यूरेट एज इट इज़ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एनालिसिस। ये कहता है ये ज़्यादा सही होता है, क्यों, क्योंकि इसको वैज्ञानिक तौर पे एनालाइज किया जाता है, मापा जाता है। ये कहता है इट इज़ नॉट एक्यूरेट एज इट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार ये सही नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये पास्ट इवेंट पे, यानी कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को देखकर इसको बनाते हैं, यानी कि पास्ट इवेंट्स को। ठीक है, आगे कर लेते हैं नेक्स्ट कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस बजटरी कंट्रोल, इन दोनों के बीच में डिफरेंस। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ना कुछ करो ना करो, डिफरेंस जरूर करके जाया करो, क्योंकि डिफरेंस में बेसिकली आपको सब कुछ क्लियर कर देता है, और अगर ना हो तो आप डिफरेंस को लिख सकते हो ईजिली, और डिफरेंस पक्का आएगा। 4 में नहीं आएगा तो हमारा 16 नंबर में आएगा, 16 में नहीं आएगा तो 4 में आएगा, यानी कि एक में तो कन्फर्म है कोई ना कोई डिफरेंस। तो आप प्लीज़ जरूर से जरूर डिफरेंस करके जाना।
ठीक है। आगे तक देखिए पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट, यानी कि बेसिकली इनका मेन ही ऑब्जेक्टिव है क्या, कॉस्ट है। आगे कहता है कॉस्ट को क्या करना, कंट्रोल करना। ये कहता है बाय इस्टेब्लिशिंग प्री डिटरमाइंड टारगेट, क्या करना, टारगेट को पहले से ही प्री डिटरमाइन करना। ये कहता है द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर मेजर्ड एंड कंपेयर्ड विद प्री डिटरमाइंड टारगेट, both the systems are of importance of then respective fields and the complementary to each other, comparative study between these two can be made under the following two ways। ये कहता है इनके ये क्या होता है, इन दोनों का मेन बेसिक क्या होता है कि पहले इनको सेट करना हमारे टारगेट को, उसके बाद उन दोनों को क्या करना, एक्चुअल के साथ, स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना, जो भी दिक्कत है उनको कॉम्प्लीमेंट करके सही करना। ये कहता है इनको सिर्फ कुछ ही चीज़ों में मेजर किया जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी की सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है और दूसरा क्या है डिफरेंस क्या क्या है। सबसे पहले बेसिकली सिमिलैरिटी पढ़ लेते हैं। ये कहता है बोथ हिम इज एस्टेड इन कॉस्ट इन एडवांस, दोनों जो है कॉस्ट को एडवांस में सोच के चलते हैं। आगे कहता है बोथ ऑफ देम प्री डिटरमाइंड टारगेट और फिक्स्ड, यानी कि पहले ही टारगेट को फिक्स कर देते हैं। कितना टारगेट, आपका टारगेट है इस बार 10,000 यूनिट इस प्रोडक्ट की बनाना, एक टी शर्ट की बनाना, तो वो चीज़ प्री डिटरमाइंड पहले ही फिक्स हो जाती है। इन बोथ ऑफ देम एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड, दोनों के अंदर क्या कहता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। एंड बोथ ऑफ देम एक्चुअल और स्टैंडर्ड जो दोनों कंपेयर किया जाएगा। आगे कहता है रिक्वायर्ड, यानी कि ज़रूरत होती है किस चीज़ की, टाइम की, पीरियोडिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आगे कहता है सही, दोनों के दोनों उनको जो उसकी डेविएशन आएगी उसको सही करने के लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे। और बोथ एम एट मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट, दोनों का क्या होता है, कॉस्ट को रिड्यूस करना और एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना। देखिए इसका डिफरेंस पढ़ लेते हैं, अंतर क्या क्या अंतर है इसके अंदर। स्कोप, सबसे पहले क्षेत्र का अंतर है। ये कहता है स्टैंडर्ड are set in respect of manufacturing activities, product, process, operations. The standard costing covers only the manufacturing function। अगर स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो तो हमारे प्रोडक्शन पे हो सकता है, प्रोसेस भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, बट अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सेट कर रहे हो वो ओनली किस पे होगी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग कार्य पे। बजटरी कंट्रोल, ये कहता है बजट्स आर प्रिपेयर्ड ऑल ऑफ डिपार्टमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, हैंस द स्कोप ऑफ बजटरी कंट्रोल आर प्रिविज एंड कवर ऑल द फंक्शन ऑफ बिजनेस। ये कहता है बजटरी कंट्रोल में हर फंक्शन के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पैसा लगाया जाता है, उसको रखा जाता है। और इसलिए क्या है, बजटरी कंट्रोल का जो हमारा कार्य है वो कैसे ज़्यादा है और उसका स्कोप भी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। आगे तो नेचर क्या है इनका, ये कहता है इट इज़ अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये एक अकाउंटिंग सिस्टम है, ये पहले से तय की हुई कॉस्ट पर निर्भर करता है। बजटरी कंट्रोल में ये कहता है बजटरी कंट्रोल इज़ ए प्लानिंग एंड कंट्रोल डिवाइस। ये कहता है बजटरी कंट्रोल क्या है, एक योजना के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये डिवाइस है बजटरी कंट्रोल। अप्रोच क्या क्या है, ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट, इन अदर वर्ड्स इट हैज़ माइक्रो अप्रोच। ये माइक्रो अप्रोच यानी कि स्मॉल स्केल पे की जाने वाली अप्रोच है, और ये क्या करती है, रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट, यानी कि एक हर एक यूनिट की कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। ये कहता है इट इज़ प्रिपेयर्ड टू कवर वेरियस फंक्शंस ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस के बहुत सारे कार्य को करने के लिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को परचेज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है, ये कहता है यूजफुलनेस, स्टैंडर्ड कॉस्ट रिप्रेजेंट्स रियलिस्टिक यार्डस्टिक, देयरफॉर इट इज़ मोर यूजफुल कंट्रोल एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। ये कहता है ये बिल्कुल सही दिखाती है कि अपनी कंपनी में अगर लॉस हो रहा है तो इतना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो इतना हो रहा है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है कॉस्ट को कम करने के लिए। कहता है इट इज़ पॉसिबली इम्प्लीमेंट कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज़। ये बेसिकली कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ में कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया। सॉरी ये पॉइंट छूट गया हमारे इसका, यूज़फुलनेस का, ये पढ़ लेते हैं। बजट रिप्रेजेंट द अपर लिमिट एंड ऑन स्पेंडिंग विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सपेंडिचर इन टर्म ऑफ आउटपुट। ये कहता है जो हमारे ये कुशलता पे ध्यान ना देकर ये क्या करता है, पहले ही अपर लिमिट सेट कर देता है। सपोज ये नहीं देखा कि हमारे वर्कर 10 लगे हैं तो 10 के अकॉर्डिंग जो है ये काम 2 दिन में होना चाहिए, नहीं, ये क्या करेगा, ये पहले ही उसको 8 दिन मान के चलेगा, तो वो चीज़ इसके अंदर। ओके स्टूडेंट्स, आगे कहता है एप्लीकेबिलिटी, ये कहता है इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली इन रिस्पेक्टिव मास प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज। सिर्फ मास प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है ये कहता है ये हमारा जो है बजटरी कंट्रोल जो है हर इंडस्ट्री में इसको यूज़ करना क्या है, पॉसिबल है। कहते हैं पार्शियल एप्लीकेशन, द पार्शियल एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ नॉट पॉसिबल इन फॉर्म में पॉसिबल नहीं है। बजटरी कंट्रोल क्या है हमारे वहाँ पे पॉसिबल है, बट ओनली ऑन कैश
और फॉर प्रोडक्शन और सेल ओनली, इन चीज़ों के लिए हो सकता है। आगे कहता है रिलेशन ऑफ अकाउंट्स। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस आर यूजुअली एनालाइज थ्रू अकाउंट्स, यानी कि अकाउंट्स के थ्रू ये सब कुछ एनालाइज होता है। और बजटरी कंट्रोल में क्या करता है, नॉर्मली नोट रिवील थ्रू अकाउंट्स, जो भी इसके वेरिएंसेस हैं, कमियां हैं, वो अकाउंट्स के द्वारा रिवील नहीं की जाती। ओके स्टूडेंट्स, आगे कर लेते हैं। सॉरी, ये कहते हैं हमने नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। ये कहता है बेसिक क्या क्या है इसके। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूजुअली इस्टेब्लिश्ड आफ्टर कंसिडरिंग सच इम्पोर्टेंट मैटर्स एज प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन सब को देख के कि हमारा प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, या एम्प्लॉयज़ किस मेथड से काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में कौन सी मशीन है, इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हमारे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फिक्स की जाती है। बट ये कहता है बजट में भी बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, ये सिर्फ प्रीवियस ईयर पे देखेगा कि प्रीवियस ईयर में अगर 8,000 खर्चा हो रहा है तो इस साल में भी 10,000 हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, वो चीज़ है। आगे कहता है प्रोजेक्शन। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द प्रोजेक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंट। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, एक प्रोजेक्शन है किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये कहता है बजट इज प्रोजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ये फाइनेंशियल अकाउंट को शो करता है। पर्पज़ क्या होता है, इट्स एम इज़ टू इनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेकिंग टेक्निकल डिसीजंस, प्राइस फिक्सेशन, रिडक्शन इन क्लैरिकल वर्क, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री एक्सेट्रा। ये कहता है इसका एम क्या होता है, मेनली मैनेजमेंट के काम को कम करना, इजी करना, कॉस्ट कम लगाना। उस चीज़ के लिए ये क्लैरिकल वर्क को भी कम कर देता है, जो हमारी प्राइस जो हमने फिक्स की थी उसको भी थोड़ा सा किस चीज़ में बढ़ोतरी करके, सपोज एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा और एफिशिएंट बना के एम्प्लॉयज़ को उसमें कमी कर देना, वो चीज़ें। ओके सर, ये कहता है इट्स ऑब्जेक्ट आर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये कहता है ये पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर रहा है किस लिए, ताकि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ हो सके, हर कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके और हर एक एक्टिविटी को क्या कर किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके। आगे कहता है डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी। इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट बजट, इसको बजट के बिना ऑपरेट किया ही नहीं जा सकता, किसको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को। और बजट क्या कहता है, इट कैन बी ऑपरेटेड विदाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बिना क्या हो सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, इनकी लागू किया जा सकता है। ये कहता है पीरियड कवर्ड। इट इज़ यूज स्टैंडर्ड which are set for the identified period and reversed only if the condition have changed। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए तय की जाती है, और जब भी हमें कंडीशन मिले, यानी कि अगर कुछ पॉलिसीज में चेंज हो रहा है तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। आगे कहता है इट मेक द यूज़ ऑफ बजट विच आर प्रिपेयर्ड फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, मेनली 6 मंथ्स या 1 ईयर। ये कहता है जो बजट है वो हमारा या तो 6 महीने के लिए प्रिपेयर होगा या फिर 1 साल के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं होगा। आगे कहता है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज़ मेनली कंडक्टेड इन एक्सपेंडिचर ओनली। स्टैंडर्ड कॉस्ट सिर्फ किसके लिए होता है, इनकम के लिए नहीं होता, ओनली एंड ओनली कॉस्ट के लिए होता है, एक्सपेंडिचर के लिए होता है। बजट प्रिपेयर दोनों के लिए, बजट दोनों के लिए प्रिपेयर करता है, इनकम के लिए भी और एक्सपेंडिचर के लिए भी। सॉरी, आगे कहता है ओरिएंटेशन। इट इज़ मोर इंजीनियरिंग और ओरिएंटेड। ये कहता है मोर ज़्यादा ये इंजीनियर के तौर पे होता है, और जो हमारी बजट है वो मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। ओके, ठीक है, ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। आगे पढ़ लेते हैं। ये कहता है प्रिलिमिनरीज टू बी कंसीडर्ड बिफोर एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, यानी कि इन चीज़ों को माइंड में रखना होता है, किस चीज़ को, एक स्टैंडर्ड को फिक्स करने से पहले। ये कहता है क्या क्या है, विच इंट्रोड्यूसिंग सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन प्रिलिमिनरीज हैज टेकन। कॉस्ट सेंटर शुड बी सेटअप। सबसे पहले क्या सेटअप करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर, कि ये कॉस्ट का सेंटर इतना, यानी कि कॉस्ट हमारा फिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है क्लासीफाइंग एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट शुड बी डन, यानी कि हर एक जो है डिपार्टमेंट को अलग अलग कर देना, उनको कोड करना। यानी कि जो सपोज हम इनकम डिपार्टमेंट लगा देते हैं, इनकम डिपार्टमेंट में टैक्स का डिपार्टमेंट लगा दिया, एक हमारा जो है रिसीवर का लगा दिया, एक टेकर का लगा दिया, यानी कि इनको अलग अलग कर देना और इनके डिपार्टमेंट बना देना। सपोज ये ए है, बी हमारा सिर्फ सेल्स का है, कि ये इतना प्रोडक्ट जो है यहाँ सेल करे, यहाँ से वो चीज़ें। आगे कहता है स्टैंडर्ड सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड शुड बी कैरिड आउट। ये कहता है जो स्टैंडर्ड है वो अगर आपने सेटअप किया तो उसको क्या कर सकते हो, कैरी आउट, आगे फॉरवर्ड कर सकता है। ये कहता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर को इस्टेब्लिश करना, यानी कि रखना। ये कहता है कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन
person or item of equipment or group of these which cost may be ascertained and used for the purpose of cost control. The organization should be divided into cost center so that the responsibility may be fixed and line of authorities may be defined. ये कहता है कॉस्ट सेंटर किस लिए, एक लोकेशन पे पर्सनस को और उसके आइटम्स को, जो भी उसके ज़रूरत का मटेरियल है, इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको क्या कर देना, अलग से फिक्स कर देना। पर्पज़ एक बेसिक उनका पर्पज़ दे देना कॉस्ट को कंट्रोल करने का, कि आपको इतनी कॉस्ट से इतनी कॉस्ट लानी है, ठीक है। ये कहता है ऑर्गेनाइज क्या करती है, इसको डिवाइड कर देती है, उसके बाद इसको इसकी जिम्मेदारियाँ भी दे देती है और साथ ही साथ पावर भी देती है, अथॉरिटी देती है कि अगर इतना कॉस्ट आप कम करोगे तो ये आपकी अथॉरिटी, कि आप यहाँ पे वर्कर को टोक सकते हो या मटेरियल लाने में इनको बोल सकते हो, ठीक है, वो चीज़ें। आगे कहता है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ अकाउंट इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कहता है ये सबसे ज़रूरी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। क्यों ज़रूरी है वो पढ़ लेते हैं। द अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड इन सच अ वे दैट द एलिमेंट ऑफ every cost center are clearly is previously reflected. Codes and symbols may be assigned to each accounts to facilitate speedy collection of analysis of data. Direct material, direct wages, indirect wages and other expenses should be given to define code एंड सिंबल। ये कहता है हर एक चीज़ को जो है बोल के मत बताओ, ये मत बताओ कि आपको इतनी जो है इनडायरेक्ट वेज आए हैं, इतने जो है आपको पे करने हैं, या इतने जो इनडायरेक्ट मटेरियल है और इतना डायरेक्ट मटेरियल है, उनको कोड रख दो। सपोज एक डी रख दो कि डायरेक्ट है, आई रख दो इनडायरेक्ट है, उनको कोड स्पेसिफाई कर दो कि आपको सिर्फ ये बोलना है और हमें पता चल जाए कि आप ये चीज़ है, इसीलिए, ठीक है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम सेक्शंस बांट देते हैं ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, वैसे ही आपको साथ ही पता चल जाता है कि ये बच्चा कहाँ है, इस सेक्शन में है जी हमारा बच्चा, तो आप उसको जाके साथ ही लेके आ सकते हो वो चीज़, ओके। आगे कहता है टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड के क्या क्या टाइप है, ये कहता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इन यूज़। ये कहता है यूज़ में स्टैंडर्ड के क्या हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। आउट ऑफ दीज सुटेबल स्टैंडर्ड शुड बी सिलेक्टेड। कुछ को सिलेक्ट किया जाता है, किया गया इसको आगे बढ़ाने के लिए। करंट स्टैंडर्ड है, बेसिक स्टैंडर्ड है, नॉर्मल स्टैंडर्ड और हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड में जो भी करंटली चल रहा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं फिर भी इसने क्या दिया। थोड़ा ही लिखना है स्टूडेंट, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका आएगा तो 4 मार्क्स में आएगा, 6 में नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो आपको सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होगा तो आप इसको ईजिली लिख सकते हो। करंट क्या कहता है, करंट स्टैंडर्ड शोज व्हाट शुड बी द परफॉर्मेंस अंडर करंट कंडीशन। ये कहता है करंट कंडीशन में जो परफॉर्मेंस है, करंट कंडीशन और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विल बी यूज स्टैंडर्ड। करंट स्टैंडर्ड रिक्वायर पीरियडिकल रिवीजन। ये कहता है पास्ट को नहीं लेके चलना, ना जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया उसको लेके चलना, सिर्फ करंट को लेके चलो और करंट के अकॉर्डिंग अपने स्टैंडर्ड फिक्स करो, वो चीज़। बेसिक स्टैंडर्ड क्या कहता है, बेसिक स्टैंडर्ड आर दोज विच रिमेन कॉन्स्टेंट और अनअल्टरेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड। देयर इज सेट ऑफ लॉन्ग टर्म बेसिस ऑन द टेक ऑफ बेस ईयर जस्ट इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड। ये कहता है बेसिक स्टैंडर्ड जो आपने फिक्स कर दिया ना उसी पे चलेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी हो। ये 1 साल के लिए तो 1 साल वो उसी पे जो है स्टिक रहेगा और उसी के रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करेगा, ओके। आगे कहता है नॉर्मल स्टैंडर्ड। ये कहता है नॉर्मल स्टैंडर्ड्स आर एवरेज स्टैंडर्ड, दीज आर सुटेबल फॉर लॉन्ग पीरियड कवरिंग फॉर वन ट्रेड साइकिल। द स्टैंडर्ड डज नॉट रिक्वायर रिवीजन और एडजस्टमेंट व्हेन यूज इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बट दीज आर नॉट यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। ये कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल के पर्पज़ के लिए सही नहीं है, अदरवाइज़ में कोई दिक्कत नहीं है। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टर्म के लिए बनाया जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी कि पास्ट ईयर को देख के चलना कि लास्ट ईयर में जो हमारा प्रॉफिट था उससे जो है 10% या 20% जो भी ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज़ जो मतलब हमारी कंपनी जो लॉस में है। एक द सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को सेट करना। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट मटेरियल लेबर ओवरहेड that is task and requires of collaboration of number of execution for this purpose a standard committee is set up। ये कहता है इन सारी चीज़ों के लिए क्या करते हैं हम सॉरी स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं। मटेरियल डिसाइड करना कितना लाना है, लेबर ओवरहेड कितना खर्चा हो सकता है, इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या करते हैं, आप स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करते हैं। ये कहता है फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंडर्ड कमिटी सेटअप अ स्टैंडर्ड कमिटी जनरली कंसिस्ट प्रोडक्ट मैनेजर। स्टैंडर्ड कमेटी क्या करती है, आगे प्रोडक्ट का मैनेजर बनाती है, परचेज मैनेजर बनाती है, सेल्स मैनेजर बनाती है और इस अकॉर्डिंग क्या करती है, वो अपने काम को स्मूथली जो आगे फॉलो अप करती है, ठीक है। ये कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन हेड, 3 मेन हेड बांटा गया है। डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल,
एंड ये क्या कहता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मटेरियल, और थर्ड क्या है हमारी भी दो ही कर लेते हैं, ठीक है, आज करते चलो। ये कहता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड, ये कहता है द स्टैंडर्ड कॉस्ट कंसिस्टेंट इन टू बेसिक एलिमेंट, दो बेसिक ऐसे क्या क्या, मटेरियल क्वालिटी और यूज स्टैंडर्ड, मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। मटेरियल क्वालिटी ये कहता है द स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर a product or normally decided by production manager and engineers. For this purpose, material specifies standard ratio of their maximum, where more than one direct material are needed. Product design and quality should be kept in consideration. Moreover, normal wages or scrap should be kept in view while deciding quantity and use of direct material. ये कहता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या कर लेता है, ये डायरेक्ट मटेरियल में परचेज करता है, जहाँ पे क्या हो मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, उसका ज़रूरत हो, उस चीज़ को पहले ही डिसाइड करके यानी कि प्रोडक्ट मैनेजर के द्वारा, इंजीनियर के द्वारा वो चीज़ परचेज करवा ली जाती है। ये कहता है इस उद्देश्य के लिए जो हमारा मटेरियल सही है उसको रख लेते हैं, जो हमारी यानी कि लॉस में जा रहे हैं उन चीज़ों को साइड में रख लेते हैं, स्क्रैप वगैरह को उठा के, और बाद में उसको गिराते नहीं है, उसको रख लिया जाता है, उसको बाद में देखा जाता है कि इसका कहाँ पे जो है मैक्सिमम और सही से यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ओके, है कहता है मटेरियल प्राइस for determining material standard consuming the cost accounting while have to decide standard price in कंसल्टेशन विद द परचेज मैनेजर। ये कहता है परचेज मैनेजर के द्वारा ना कॉस्ट एक स्टैंडर्ड प्राइस पहले फिक्स कर लिया जाता है। सपोज एक सोप बन रही है तो सोप को बनाने का पहले ही सोचता है कि ये सोप में इतना मटेरियल इस चीज़ का लगा, इतना इस चीज़ का लगा, तो मे बी इसकी प्राइस जो है 80 रुपीज़ होगी। वो चीज़ पहले से ही क्या कर लेना, स्टैंडर्ड को फिक्स कर लेना। ये कहता है द स्टैंडर्ड प्राइस में बी बेस्ड ऑन पास्ट एवरेज प्राइस, पास्ट के तौर पर भी हो सकता है कि पास्ट में इतना तो अब इतना है ऑफ मटेरियल करंट प्राइस, और एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। करंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर को, यानी कि फ्यूचर में अगर बहुत ज़्यादा लो थी, अगर सेल कम हो रही है तो हमें क्या पता उसका प्राइस कम भी करना पड़ जाए, और अगर सेल ज़्यादा है तो हम उसके प्राइस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ओके, ये कहता है वाइल डिटरमाइनिंग एक्सपेक्टेड प्राइस, इन चीज़ों को लेकर जो है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, या फिर जो हमारा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके अंदर मटेरियल कितना लग रहा है, या फिर एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज इतना अगर सेल ज़्यादा है तो इतने हम चेंज कर सकते हैं, अगर कम है तो इतना नहीं कर सकते। प्राइस रिबेट, डिस्काउंट दे देना किसी को, प्राइस को कम कर देना, ये चीज़ें। कहता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड, ये कहता है दैट इसके भी दो एलिमेंट है, स्टैंडर्ड लेबर एंड स्टैंडर्ड लेबर रेट, टाइम और रेट। टाइम, स्टैंडर्ड लेबर टाइम इज सेट for each grade of labor, also each operation involved in the product. It is set up with the help and advice of work study engineer with the technique of motion and time study, the standard time of the work study engineers। ये कहते हैं टाइम हर एक के लिए फिक्स करना, चाहे वो हमारा नीचे काम करने वाला वर्कर हो या कोई ऑफिस में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, और हर किसी को अलाउ करना कि इस टाइम के बाद आप क्या कर सकते हो, छुट्टी कर सकते हो, और कोई भी नॉर्मल डिले जैसे 5 मिनट 10 मिनट का डिले उनके लिए कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एट द स्टैंडर्ड लेबर रेट, यानी कि रेट उसका प्राइस ही फिक्स कर देना कि आपको जो है सपोज पर डे के आपको 600 रुपीज़ जो है दिहाड़ी के मिलेंगे, जो लोग दिहाड़ी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट रेट। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट क्या होता है, इन दोनों को मिला कर होता है, कितना उसका टाइम लगा और कितना उसकी रेट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको आज का टॉपिक जो समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।